हाँ, आज हम आपको समास बताएंगे। ठीक, यद्यपि हाई स्कूल में समास दुइये निर्धारित किए गए हैं बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आपको ज्ञानार्जन के लिए सब समास जानना जरूरी है। पता चल रहा है दीपक, कोई कह दे भाई बताओ नील गाय कौन सा समास है, तो बता नहीं पाओगे, बता पाओगे नहीं बता पाओगे ना। तो ये जानना जरूरी है। कोई शब्द आ जाए और शब्द आते ही तुमको पता चल जाए कि समास क्या है, कौन समास है, तब जाके तुम अच्छे विद्यार्थी बन सको। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और देखेंगे कि समास है क्या। हम ऐसी विधि आपको बता देंगे, ऐसी टेक्निक बता देंगे, ऐसा फार्मूला बता देंगे कि समास 1 मिनट में जानना हो। शब्द आया, समास जान गए कौन सा समास। इसलिए सबसे पहला प्रश्न करता है कि समास है क्या, समास है क्या। पहला प्रश्न, समास क्या है। समास का अर्थ है, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। समास का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब जानते हो क्या होता है? कई शब्दों को संक्षेप करना, संकुचित करना, छोटा करना, वो संक्षेपीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो कभी ना मरे, ये इतना बड़ा शब्द है। अब इसको छोटा करने में एक शब्द लिखो, इसका नाम है अमर। ये यानी ये अमर, इसका संक्षेपीकरण है। क्या है? संक्षेपीकरण। इस तरह समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। आइए दूसरी बात, समास बनता कैसे? समास 2 पदों को मिलाकर बनता है। समास में 2 पद मिलते हैं। पहले पद को वो पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हाई स्कूल से लगाकर इंटर, बीए, एमए और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, टेट, सुपर टेट, पीजीटी, पीजीटी में कभी कभी एक शब्द दे देता है और पूछ लेता है तो उत्तर पद इसमें क्या है। तो जिसको पता ही नहीं है सवाल उत्तर पद किसे कहते हैं, वो कैसे निकालेगा। अब जैसे लिखा है राज, ये राज भवन, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो हो गया क्या? राजभवन। ये एक शब्द है, ठीक। अब इस राजभवन में कह दिया जाए उत्तर पद क्या है, तो जब इसका हम अलग करेंगे ये यहां से, तो राजभवन, तो ये पहले वाला जो राज है ये क्या है? पूर्व पद है, और ये जो भवन है ये उत्तर पद। उत्तर पद माना जाएगा। इसलिए पहले मतलब जो शब्द है उसको जब हम अलग करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, अलगाव करेंगे, उसमें पहले वाला जो शब्द है वो पूर्व पद और जो बाद वाला है ये उत्तर पद रह जाता है। ये बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा मेरी बात। पहले वाला पूर्व पद, पूर्व माने ही पहले होता है, पूर्व का मतलब ही पहले होता है, इसलिए पहले वाला पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद होता है। किसी भी समास, सभी समास, 6 समास है, 6 समास में दुइये पद होता है। प्रत्येक समास में और दुई पद पहले वाला पूर्व, बाद वाला उत्तर पद होता है। जैसे राजभवन है तो राज पूर्व पद है और भवन उत्तर पद। अब इसको कह दिया जाए ये कौन सा समास है, तो कौन सा समास में ये जब इसका हम विग्रह करेंगे तो यहाँ आ जाएगा का राजस्व भवन, अर्थात राजा का भवन, तो ये तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास। अब ये हम फटाक से कैसे जान गए कि तत्पुरुष समास है? इसमें भी आप कह दो कौन सा तत्पुरुष? षष्ठी तत्पुरुष है।
राजा का भवन है। तो ये कैसे आ गया, इस विधि की टेक्निक हम आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए समास का मतलब है दो पदों का योग, दो पदों का मिलन, संक्षेपीकरण, और इसके बाद आता है समास विग्रह। हाई स्कूल में कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, अर्थात संक्षिप्त समासिक पद को हटाकर अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है राज रानी, ये समासिक पद है, समास पद है, इसे समास कहते हैं। ठीक, ये समासिक पद है, ये समास है। और अब विग्रह क्या है, इसको अलग करना। क्या, राजा की रानी, ये राजा की रानी, तो ये जो हो गया ये विग्रह हो गया, इसे हम समास विग्रह कह लेते हैं। अर्थात समास को तोड़कर जो अलग, जैसे संधि में हमने आपको बताया था कि संधि, बनी हुई संधि को तोड़कर अलग अलग करना संधि विच्छेद है। ठीक उसी प्रकार बने हुए समास को तोड़कर अलग अलग करना, विस्तार कर देना समास विग्रह है, और विस्तार को संक्षेप कर लेना समास। ठीक, अब इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो। अब सवाल उठता है कि समास कितने प्रकार के हैं। तो यद्यपि समास सही तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन हिंदी भाषा वालों ने, हिंदी के वैज्ञानिकों ने, हिंदी के विद्वानों ने समास को 6 भागों में बांटा। समास 6 प्रकार के होते हैं। मूलभूत तत्व आपके यही हाई स्कूल में राजा समास कितने विकल्प कभी आने वाले परीक्षाओं में, हाई स्कूल इंटर में आने वाले समय में सरकार विकल्प ही करने जा रही है। सभी परीक्षा को विकल्प बोला करना होगा, आपको विकल्प मिलेंगे, प्रश्न पढ़िए, 4 सही विकल्प दिए होंगे, एक सही होगा, सही का चयन करके बोला करना हमको, या मार्कशीट मिलेगी। तो इसलिए पहले से ही आप इस बात को माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें छोटी छोटी बातें जो है ध्यान से सुनना है और उसको समझना है, उसको सुन करके छोड़ नहीं देना है। देखिए लॉकडाउन लगे, चाहे कोरोना लगे, चाहे जो लगे, परीक्षा होगी, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होगी, हर स्नातक की परीक्षा होगी, अन्य सभी परीक्षाएं होगी। ये सरकार की, जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक कोरोना है, दुनिया का काम डरावना स्थिति बनाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चुनाव हो रहे हैं, अभी तक मीटिंग हुई है, तमाम रैलियां हुई हैं, वहां कोरोना नहीं हो रहा है। अब विद्यार्थी पढ़ने आ गया, बेचारा स्कूल में पढ़ाने आ गया मास्टर, तो कोरोना खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो है सरकार वाले बना लिए हैं अपने मन से। कोई बात नहीं, हम सरकार से निवेदन करते हैं, कहना चाहते हैं कि जल्दी से कोरोना भगाओ, कि अपने भारत के बच्चों का भविष्य न खराब करो। तमाम बच्चे हमारे बेचारे हाई स्कूल इंटर के, बीए के, बीटीसी और टेस्ट दुनिया के जो भी है, सभी परीक्षार्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे तैयारी करने वाले, सबका एक साथ भविष्य चौपट हो रहा है ये कोरोना के चक्कर में। है तो कुछ नहीं, जुकाम है, जुकाम हो जाती है, उसको कोरोना बना लो, चाहे जुकाम, कोई बात नहीं। इसलिए कोई भी लड़का, कोई भी आदमी घबराए नहीं, नॉर्मल जुकाम है, आप घर में रहे, खाए, चाय पानी पिए, बढ़िया नमक पानी पीजिए, आराम से सब जुकाम सही, जुकाम सही तो कोरोना सही। इसलिए कोरोना से डरिए नहीं, डर के जाओ और हम डूब जाओ, ये नहीं करना है, समझ लो। हाँ, ये डरिए मत, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। ठीक, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा, चाहे स्कूल, अब सरकार क्या करे, मना करिए कि न जाओ, कोरोना पकड़ ले, तो इसका मतलब नहीं है कि घर पर बैठे बैठे न पढ़ो। सरकार ये थोड़ी कह देती है कि तुम घर चले जाओ, न पढ़ो, छुट्टी हो तो पढ़वे न करो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ रहो वहीं पढ़ो, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहो। परीक्षा होगी या नहीं होगी ये सरकार के ऊपर है, लेकिन आपको तैयारी करके रहना है, क्योंकि हर भारत का व्यक्ति, हर भारत का बच्चा यही चाहता है कि हम एक अच्छी सी नौकरी पाए, अच्छी सी सैलरी पाए, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा कार हो, बढ़िया चले। और जो नवयुवक है जिनकी शादी नहीं हो, सोचते अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर अच्छी दुल्हन मिल जाए, ठीक है ना।
जिस तरह की आगे की तमाम सोच रखे हैं, इसलिए जो इतनी बड़ी बड़ी सोच रखे हैं वो बच्चे घबराए नहीं, पढ़ते रहे, घर में रहे, चाहे रहे। आइए अब बताते हैं समाज कितने प्रकार के होते हैं। समाज 6 प्रकार के, मुख्यतः प्रमुख हो, ठीक है ना। समाज 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, ठीक। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 5 द्विगु समास। और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। आप पढ़ना और लिखना भी जान जाइए, बहुत से बच्चे नहीं जानते। द्विगु समास है तो द्विगु समास लिखते हैं, द्विगु समास पढ़ते हैं, गलत लिख के चले जाते हो आप लोग अपने परीक्षा में, इसीलिए नंबर कम हो जाते। फिर घर आते हो एग्जाम में साला नंबर कम कर दिया, तुम गलत लिखते हो। अपने आप को देखो, पहले इसको ध्यान से पढ़ो, फिर ध्यान से लिखो। इसमें लिखा है अव्ययी भाव समास, कुछ लड़के लिखाते अव्ययी भाव समास, या ये अव्ययी, इसी में अव्ययी लिख देते हैं, आगे वाले ये नहीं बनाते हैं। ये तत्पुरुष, ठीक है ना, कुछ तत्पुरुष लिख देते हैं, तात अगर कुछ नहीं, इसको ध्यान से सुनो। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कुछ लोग कर्मधारण लिख देते हैं, ये गलती ना करा करें। द्वंद्व है, दुनो दामे वाला है, ध्यान से सुने। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब युद्ध। द्विगु, दामे वाला है, फिर गा है, गा में छोटा की मात्रा है, ये द्विगु समास। और फिर बहुब्रीहि, छोटी ही है, बहुत से हमारे बच्चे बड़ी ही लिखाते हैं, ये बड़ी ही ना लिखो, पहले ध्यान से पढ़ो। बहुब्रीहि समास, ये ठीक। अब ये छह समास हम आपको बताएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इनके आए हुए शब्दों को कैसे पहचानोगे, ये अव्ययी है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। ध्यान से सुने। पहला लिखा है अव्ययी भाव समास, अर्थात जिस समास का प्रथम पद अव्यय और वही प्रधान हो, जो अव्यय हो वही प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय हमने आपको बताया है, किंतु परंतु लेकिन जहां तहां यहां वहां आदि और, ठीक है ना, ही वह आ, ये सब अव्ययी क्या है, अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। और ये जब पहले आ जाए, ये जब क्या आ जाए, पहले आ जाए, जैसे अगर लिखा हो आजन्म, इसमें क्या आया, आ क्या है, अव्यय। तो पहला शब्द क्या है, आ, इसका पूर्व शब्द क्या है, पूर्व शब्द आ है, उत्तर पद जन्म है, इसलिए आ जन्म। तो आ क्या है, अव्यय। और जिस समास के प्रथम पद में अव्यय हो वो अव्ययी, समझ गए ना। जैसे शब्द है, इसको यथा कहते हैं। मान लीजिए यथा है, यथा माने जैसे, आप कभी पढ़े होंगे यथाशक्ति, तो ये यथाशक्ति भी से हटा, तो पूर्व पद ये क्या है, यथा, यथा माने जैसे, ये क्या है अव्यय, इसलिए अव्ययी भाव। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आ गया अपमान, तो अपमान क्या है, ये भी अव्ययी भाव समास है। आपको हमने बताया है, पहले पढ़ाया है उपसर्ग, उपसर्ग पढ़े हो ना। यस सर। उपसर्ग जिस शब्द के पहले लगा हो, ध्यान से मेरी बात सुन ले,
जिस शब्द के पहले आ लगा हो, अब बे लगा हो, या उपसर्ग लगा हो, जिस शब्द का, जिस वाक्य का पूर्व पद उपसर्ग वाला हो, वो भी अव्ययी होता है। इसमें अब उपसर्ग लगा है, मान है, अब उपसर्ग लगा तो आप लग जाने से ये क्या हो गया, अव्ययी हो गया। समझ गए ना? जैसे अगर लिख जाए अनजान तो अव्ययी, अगर परिधान, ये पर उपसर्ग लगा तो परिधान भी क्या हो गया, परिधान वाले कपड़ा, लेकिन है क्या, अव्ययी। इस तरह अगर उपसर्ग से जुड़े हुए भी आ जाए कोई शब्द, तुम जान जाओ, चीढ़ जाओ, पहचान जाओ, झाड़ ले, उपसर्ग तो नहीं लगा, अगर उपसर्ग लगा मिल जाएगा तो धोखे से, तो उसको आपको अव्ययी भाव मान लेना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, जल्दी बताते हैं, ठीक है ना? और आप लोग जल्दी से समझिए, समय बहुत कम है। तत्पुरुष क्या है? तत् माने उसका, पुरुष उसका, उसका माने बाद वाले, समझ गए? तत् माने उसका माने बाद वाले, अर्थात जिसका बाद वाला उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान, बाद वाला प्रधान हो, वही क्या होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है ना? वही क्या है, तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। विभक्ति आपको मैंने बताया, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक बताया था ना, तो प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया से सप्तमी तक 6 तत्पुरुष समास होते हैं। अर्थात द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी। इसको कारक के अनुसार भी समास के नाम गिने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास जो है, और संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह करके कर्म से लगाकर अधिकरण तक तत्पुरुष समास, या द्वितीय से लगाकर सप्तमी तक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, और इसको आप जानते कैसे, मैंने आपको बताया था हिंदी में, विभक्ति की पहचान उनके चिन्हों से। पहचान शब्द जो है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना, संप्रदान के लिए अपदान से हटकर, दूर हटकर या एकदम हटकर, संबंध का की नाले नाले, ठीक है ना, अधिकरण में पर ये शब्द जहां आ जाए, को के लिए, से के द्वारा, से हटकर, में पर आदि ये आ जाए, काकी की नाले किसी शब्द में, तो वहां कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। लेकिन अगर वो शब्द पहचान वाला आ जाए, पूछ लिया जाए कौन तत्पुरुष है, तो फिर तत्पुरुष का निर्धारण हो जाएगा। जैसे आ जाए रसोई घर, रसोई घर लिखा है, रसोई घर लिखा है, प्राय ऐसे उदाहरण कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रसोई घर, अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो शब्द निकल आएगा कारक वाले। आइए करते हैं, इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। ठीक, तो ये के लिए शब्द निकल आया, संप्रदान के लिए निकल आया। अब ये के लिए आ जाने से कंफर्म हो गया कि तत्पुरुष है, और ये भी कंफर्म हो गया, ये भी वास्तविकता में आ गया, ये भी आप लोग जान गए चतुर्थी तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष। भाई रसोई घर तो क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष, रसोई के लिए घर। अगर कह दिया जाए कि राजपुरुष, इसका हम समास विग्रह करें तो हो जाता है राजा का पुरुष, ये राजा का पुरुष। अब ये का की नारेली विभक्ति पहचान में आप जानते हो कि चिन्ह जो आते हैं, शब्द जो आते हैं, ये संबंध तत्पुरुष के, तो संबंध कारक के, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष हो गया और हुआ तत्पुरुष, लेकिन का आ जाने से संबंध तत्पुरुष। समझ गए ना? हाँ, जैसे अगर आ जाए ये बुद्धि भ्रष्ट। अब इसका जब हम समास
विग्रह करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट अर्थात ये बुद्धि से भ्रष्ट। अब ये से भ्रष्ट अर्थात बुद्धि से भ्रष्ट बेकार है, बुद्धि हटी है, बुद्धि नहीं है। ये से आया लेकिन हटाने वाला से आया, इसलिए तत्पुरुष तो हुआ पर पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष। अगर आ जाए कि हस्तलिखित शब्द कौन समास है? हस्तलिखित। तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो हाथ से लिखा तो ये से आया, लेकिन ये से आने से ये से जुड़ा है। मैंने आपको बताया था जो से आवे लेकिन वो जुड़ा हुआ काम करावे तो वहां कर्ण कारक लगेगा। अगर से आवे अकाम हटा के करावे तो संबंध कारक। अब वो सॉरी अपादान, ठीक है ना? क्या लगेगा? अपादान। यानी से थोड़ा जुकाम है इसलिए आवाज भी गड़बड़ हो सकती है और चमड़े की जबान है लपट सकती है, इसलिए समझ रखिए। तो ये से अगर आ जाए ये जिससे काम जुड़ा हो तो क्या हुई? कारण हुई, कारण तत्पुरुष। अगर से आए काम से दूर हो, क्रियाकर्ता से अलग हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है ना? आइए अब कर्मधारय क्या है? कर्मधारय बहुत सरल है, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कभी नहीं भूले। जिसका पहला पद, जिस समास का पहला पद या जिस शब्द में पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो। अच्छा, इतनी चाहिए विशेषण विशेष कोई ना समझ पाओगे, साधारण भाषा सुनिए। कोई शब्द लिखा हो और शब्द का पूर्व पद पहले वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बताता कि ये ऐसे है वो ऐसे है, तो वहां पर कर्मधारय समास। जैसे लिखा है मोटा आदमी, साधारण से उदाहरण ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मोटा आदमी लिखा है तो जब इसको हम अलग करेंगे दो पदों में तो ये पूर्व पद पहले वाला पद ये किसकी विशेषता बता रहा है? कह रहा है कि मोटा आदमी यानी बाद वाले की विशेषता बता दी। तो जहां पर ऐसा शब्द मिल जाएगा तो कहीं मिल जाए, लिखा हो काला आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, मोटा आदमी, बहिरा आदमी, गूंगा आदमी, ये क्या है? यानी विशेषता। सुटका आदमी, कुटका आदमी, गिरा आदमी, यानी दूसरे पद की विशेषता बता दे पहला वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो वो शब्द और समास के अंदर कर्मधारय। आंख मुंद करके आप कर्मधारय लगा के चले आए, कभी गलत नहीं हो। लेकिन इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं, अभी हम बाद में बताएंगे। इतना आप पहले याद करिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता यदि बताने वाला है तो वो क्या है? कर्मधारय। लेकिन उस नाम का कभी कभी कई शब्दों को मिलाकर एक नाम बनता है और उस नाम का आदमी यदि कहीं हो, कहीं रहा हो तो फिर वो कर्मधारय नहीं होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि ये नील गाय, कलर अप डाउन होता है, तो नील गाय का आदमी तो नहीं है, यानी गाय और नील, गाय जो है क्या है? नील, नीली है, तो कर्मधारय। अगर आ जाए कि नीलकंठ, तो भैया नीलकंठ, खैर ये देखने में तो कर्मधारय है, कंठ नीला है, नीलकंठ भी है, नीलकंठ हमारे पक्षी भी है, चल जाए। कभी आ जाए नीलकंठ पक्षी, कौन समास है? तो नीलकंठ पक्षी अगर आ जाए तो कर्मधारय लगा के चले आएगा। अगर कह दिया जाए नीलकंठ कौन समास है तो भैया बहुब्री समास है, इसलिए कि नीलकंठ नाम के भगवान शंकर जी रहे तो भगवान शंकर जी का कंठ नीला हो गया था जब विष पी गए थे पूरा समुद्र में, तो जब विष पी गए तो नीला हो गया, इसलिए उनको कहा गया नीलकंठ, इसलिए क्या हो गए? नीलकंठ बहुब्री में चला जाएगा, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ऐसे शब्द आ जाए यदि उनके नाम का कोई हो, उनके नाम का कोई हो तो फिर क्या हो जाएगा? बहुब्री। नहीं कर्मधारय रहेगा। जैसे अगर है
लंबा पेड़ है, ठीक, ये लंबा पेड़ है। अब पेड़ क्या है? लंबा है। पेड़ की विशेषता है तो कर्मधारय है। यस सर। लेकिन अगर कह दिया जाए लंबोदर, तो खैर देखने पढ़ने में तो कर्मधारय है। लंबा उदर, लंबोदर जिसका पेट, उदर माने पेट लंबा, लेकिन लंबोदर नाम के भगवान शंकर जी के बच्चा रहे गणेश जी। गणेश जी का नाम रहा। तो गणेश होने के कारण ये कर्मधारय ना होकर के बहुब्री हो जाए, क्योंकि लंबोदर नाम का कोई है, इसलिए जिसके नाम का कोई है उसको कर्मधारय हम नहीं कह पाएंगे। इतना ध्यान रखिए। आइए अब द्वंद्व क्या कहते हैं? द्वंद्व का मतलब ये है युद्ध। और युद्ध कब होता है? ध्यान से आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो युद्ध तभी होता है जब कोई किसी से कम नहीं समझता, दोनों तरफ बराबर आदमी समझ, भले चाहे छोटा मोटा कोई, दोनों तरफ कहते मत ऐसे कम नहीं हो तैसे कम नहीं हो। हाँ कमजोर नहीं होते, दोनों बराबर होते हैं, तभी द्वंद्व होगा। इसलिए इसकी परिभाषा बनती है जिस समाज में दोनों पद बराबर हो, दोनों बराबर हो, दोनों प्रधान हो, वो द्वंद्व समाज होता है। और एक चीज और आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिंदगी में भूलना नहीं। तो जब जुकाम है, मेरी आवाज कुछ मिनमिना रही होगी, तो जिनका ना अच्छी लगे वो ना सुनेंगे, जिनको अच्छी लगे वो सुनेंगे, ठीक। हाँ, तो हम बता रहे थे एक ऐसी टेक्निक मैं बता दूं, ऐसा बात बताने जा रहा हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आप विलोम शब्द पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी हैं दुनिया में, और आप लोग सब लोग पढ़ रहे होंगे जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप ये ना जानते होंगे विलोम शब्द है क्या। विलोम उन्हें ही कहते हैं जो एक दूसरे से कम ना हो। जैसे काला सफेद, ना सफेद काला से कम है, ना काला सफेद से कम है, इसलिए दोनों द्वंद्व है। दुनिया में जितने भी विलोम शब्द है सब द्वंद्व समास के उदाहरण। दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक। जैसे राजा रानी है, तो ना राजा के बिना रानी काम कर सकती है, ना रानी के बिना राजा काम कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों द्वंद्व है। दिन रात, पति पत्नी, दिन रात। थोड़ा से हमारी बात सुनो, शांत रहो, ज्यादा बेटर। तो जैसे दिन रात, पति पत्नी, उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो कुछ भी, खट्टा मीठा, जो कुछ भी है, यानी दोनों विलोम हो और एक दूसरे से कम ना, दोनों पर प्रधान हो, वो क्या है? द्वंद्व समास होगा। चाहे जहां आ जाए, इतना आप दिमाग में बसा लीजिए, कभी आप समास भूलेंगे। अब द्विगु समास क्या है? द्विगु समास भी बड़ा सरल, बड़े ध्यान से इसे सुनना है, हमेशा आ जाएगा, कभी दिमाग से हट ही नहीं सकता, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। द्विगु समास बहुत सरल, बहुत सरल, लेकिन एक बात है। बात यह है कि इसको भी कर्मधारय की तरह कुछ थोड़ा से अलग समझना पड़ेगा, द्विगु आ जाएगा। क्या है? द्विगु समास का पहला पद जो होता है, पहला तो संख्यावाची होता है। कोई भी दुनिया में शब्द आपको मिले जिसका पहला पद संख्या बतावे, संख्या का मतलब जानते हो ना, गणित आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 8 3 लाख 5 लाख 50 लाख, जो भी है, करोड़ 10 करोड़, नील संख महासंख, जो भी है, गिनती हो, ठीक। तो क्या है? इधर झागड़ा, इधर देखो, जितना भी हो, गिनती अगर पूर्ण पद में है, ठीक, तो क्या है? द्विगु समास। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन अगर गिनती वाला शब्द है, लेकिन वो किसी का नाम है, किसी का नाम है, कोई संज्ञा शब्द है, तो फिर वो द्विगु ना होकर के वो बहुब्री। तो बहुब्री बहुत चमत्कार वाला शब्द, बहुत कलाकार है, वो कर्मधारय को भी बुला लेता है, द्विगु को भी बुला लेता, बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी भी बात में करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है तिराहा, ये तिराहा, तो ती माने 3, राहा माने रास्ता, 3 रास्ते, ठीक। तो ये 3 रास्ता
तीन पहला शब्द पूर्व पद संख्या को बताना, इसलिए क्या है द्विगु समास। द्विगु समास। लेकिन अगर आ जाए कि त्रिनेत्र, ये तो त्रिनेत्र ये भी बता रहा है कि तीन नेत्र, लेकिन तीन नेत्र वाला कोई है, तीन नेत्र का नाम किसी का है, त्रिनेत्र भगवान शंकर जी का, इसलिए ये भगवान शंकर जी का पर्याय हो गया, इसलिए ये बहुब्री में चला जाएगा, ये फिर द्विगु नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही जगह आ जाए कि चौराहा, तो बहुब्री वो द्विगु होगा, बहुब्री नहीं होगा। अगर आ जाए कि खटकोण, खटकोण, छह कोण, खटकोण किसे कहते हैं, छह कोणों का समूह, तो द्विगु हो जाएगा। ठीक, अगर कह दिया जाए कि अष्टकोण, तब भी द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अष्टभुजा या अष्टभुजी, तो अष्टभुजी आठ भुजाओं वाली दुर्गा महारानी है। आप देखते होंगे गांव में जब आती होंगे, गांव का हर जगह आती, शहरों में भी आती है, नवरात्र में लोग लाते हैं, गिन लेना हाथ, इसलिए अष्टभुजी उन्हें कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं कि इनको ब्रह्मा जी, तो आज चतुर्भुज किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी। अब चतुर्भुज है, चार भुजा, ठीक, लेकिन वो ब्रह्मा जी है, इसलिए बहुब्री होगा। अष्टभुज है तो बहुब्री होगा। अगर कह दिया जाए दशानन, तो बहुब्री होगा। अनेक संख्या है, दशानन नाम का रावण रहा, तो सीता मैया को उठा ले गया पंचवाटिका से, ठीक है ना, पंचवटी से उठा ले गए। आप सब लोग जानते हैं, आज का जमाना होता तो FIR हो जाती, तरह केस लगता था, टूटता नहीं था भाई। हाँ, योगी बाबा सरकार बहुत गलत किया था उस समय, सरकार नहीं थी हमारे योगी जी की, बुलडोजर चल रहा था, इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान से किया। खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब रावण दशानन है तो बहुब्री भैया, रावण सीता मैया कहाँ से उठाया, पंचवटी से, तो पंचवटी, ये पंच माने पांच, वट माने बरगद, पांच बरगदों का जो समूह है, जहाँ पंचवटी कहते हैं, वट वृक्ष है, तो ये पंचवटी जो है द्विगु समास, जहां से उठाया वो द्विगु समास का स्थान है, और जो उठा ले गया बहुब्री समास है। इसलिए आप ये भी जानिए, हंसते हंसते पहचानिए। आइए अब बात कर लेते बहुब्री की। ठीक, बहुब्री क्या है, जिस समास का न प्रथम पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, यानी कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो जो वहां मौजूद ना हो, उसे बहुब्री समास है। ठीक है ना, न पहला हो न दूसरा, कोई तीसरा हो। जैसे अभी कहा कि दशानन, तो दस प्रधान है, आनंद प्रधान है। दशानन राम का, दशानन नाम का कौन है, रावण है, राम का दुश्मन है। अच्छा, राम का दुश्मन नहीं है, जिसके पत्नी कोई उठा ले जाएगा दुश्मन नहीं का, दोस्त का जाएगा। पहले बाढ़ रहे भगवान राम के पास, बहुत देर लागत रही मारेगा। आज के जमाना हो तो तुम्हारे बोला आराम से गिर जाता। ठीक, तो इसलिए ये दशानन क्या हो गया, रावण है, इसलिए बहुब्री। जैसे अगर कह दिया जाए कि हंसवाहिनी, आप गाते हैं ना, हंसवाहिनी, ये हंसवाहिनी, तो हंस भी है, वाहन भी है, न हंस प्रधान है न वाहन प्रधान है। यहाँ हंसवाहिनी, हंस पर सवार होने वाली सरस्वती मैया है, इसलिए किसी तीसरे की बात यहाँ की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, किसी तीसरे की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास होगा। ये मैंने संक्षेप में आपको सभी समासों का परिचय बता दिया। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, देखेंगे, आपको आ जाएगा। और ध्यान से नहीं देखेंगे तो बर्बाद